नमस्कार दोस्तों, ये इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है, हाउ टू लूज वेट लॉस कैसे किया जाए। और शायद से दुनिया की सबसे पॉपुलर न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी यही है, वेट लॉस। इसे एक सवाल पर कितने लाखों यूट्यूब वीडियोस बनाए गए हैं, कितने हजारों आर्टिकल्स लिखे गए हैं और कितनी ही अफवाहें फैलाई गई हैं। कोई कहता है मैगी खाओ बॉडी बनाओ, कोई कहता है लो कार्ब डाइट पर जाओ, कोई कहता है लो फैट डाइट पर जाओ, कोई अपने फर्जी प्रोडक्ट्स बेचता है। एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है इस वेट लॉस पर। आज के वीडियो में आइए इस कॉन्सेप्ट को एक साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। क्या यहाँ सच है, क्या मिथ है। वेट लूज करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सी डाइट यहाँ पर बेस्ट डाइट है, आइए जानते हैं। The Wonder 10-Day Diet. Burn away fat while you sleep. Diet that can work when nothing else will. The popular paleo diet. Ketogenic or keto. Brand new South Beach diet. Promising new weight loss drug. And other groundbreaking weight loss drugs could soon be available in pill form. वेट लॉस के पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है दोस्तों। इमेजिन करो यहाँ आपका बैंक अकाउंट है, जितने पैसे आप कमाते हो वो आपके बैंक अकाउंट में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जितने पैसे आप खर्च करते हो वो आपके बैंक अकाउंट से जाते हैं। तो अगर आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, उसके लिए या तो आपको अपनी कमाई को बढ़ाना होगा या फिर अपने खर्चे को कम करना होगा। सिमिलरली हमारी बॉडी का एक कैलोरी बैंक है, जितनी कैलोरीज आप खाते हो वो जाकर यहाँ इकट्ठी हो जाती है और जितनी आप खर्च करते हो उतनी ही स्टोरेज यहाँ पर कम हो जाती है। ये कैलोरी बैंक यहाँ पर हमारी बॉडी है। कैलोरीज को स्टोर करने के लिए उन्हें ज्यादातर टाइम फैट में कन्वर्ट करके बॉडी के द्वारा रखा जाता है, जिससे हमारा वजन बढ़ता है। तो आपको अगर वजन कम करना है या तो अपने कैलोरी का इंटेक कम करो या फिर उन्हें ज्यादा खर्च करो। कैलोरीज खर्च करने को कैलोरीज बर्न करना कहा जाता है। ये कैलोरीज बर्न कैसे होती है इसकी बात आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर आती कैसे हैं। जितना भी खाना आप खाते हो, जितनी भी ड्रिंक्स आप पीते हो पानी को छोड़कर, उन सब के अंदर एनर्जी होती है कैलोरीज के फॉर्म में। न्यूट्रिशनल साइंस में कैलोरी की डेफिनेशन ही है कि ये एक यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो जो कुछ खाना पानी आप कंज्यूम कर रहे हो वहां से कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं। तो अब क्योंकि कैलोरीज एनर्जी का ही एक फॉर्म है, जिन जिन चीजों में बॉडी को एनर्जी लगती है उन चीजों में कैलोरी बर्न होती है। कैलोरीज बर्न करने के लिए सबसे ऑब्वियस चीज लोगों के दिमाग में आती है एक्सरसाइज करना, जो कि बात सच है, लेकिन बॉडी के हर प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत होती है, तो हर चीज में कैलोरीज बर्न होती है। आपके दिल को धड़कने के लिए, लंग्स को सांस लेने के लिए, पेट को खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। इसी रीजन से रात को सोते सोते भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। सही सुना आपने, ऑन एवरेज 8 घंटे की नींद में एक आम इंसान करीब 400 कैलोरीज बर्न करता है। और ये सारी कैलोरीज जो बॉडी को सिर्फ जिंदा रखने के लिए बर्न हो रही है, इसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, BMR। हर इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है, डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, मसल मास कितना है आप में, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। एक ऑनलाइन ये कैलकुलेटर है जिसके जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना BMR। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। मेरे लिए फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो मेरी एज 28 साल है, हाइट 186 सेंटीमीटर, 80 किलो वजन, तो BMR मेरा हुआ 1828 कैलोरीज प्रतिदिन। तो इतनी कैलोरीज तो मैं हर दिन बर्न करूंगा बिना कुछ करे। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया कि खाना खाने से बॉडी को कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप क्या खाना खा रहे हैं, आपका खाना कैलोरीज बर्न भी कर सकता है। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का, शॉर्ट में कहा जाए TEF। लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी को उस खाने को डाइजेस्ट करना होता है, खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है और फिर खाने को स्टोर करना होता है। इन सारे प्रोसेसेस में बॉडी एनर्जी खर्च करती है, कैलोरीज खर्च होती हैं। तो कुछ चीजों का बहुत कम थर्मिक इफेक्ट होता है, जैसे कि फैट्स हो गए, हमारे ऑयल हो गया, मैदा हो गया, बटर हो गया। हमारी बॉडी बड़ी आसानी से इन चीजों को डाइजेस्ट कर लेती है, ऑलमोस्ट कोई कैलोरी बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ जो होल ग्रेन्स होते हैं, प्रोटीन रिच खाना होता है, डेयरी हो गए, अंडे हो गए, और हाई फाइबर सब्जियां और फल, पालक, ब्रोकली, इन सब का बहुत हाई थर्मिक इफेक्ट होता है। हमारी बॉडी को बहुत कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है इन खानों को डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए इस टाइप का खाना खाकर वेट गेन करना मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचोगे कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रकार का खाना यहाँ पर नेगेटिव कैलोरी भी हो सकता है, कि जितनी कैलोरीज उस खाने में अवेलेबल है उससे ज्यादा कैलोरीज बॉडी बर्न कर रही है उस खाने को कंज्यूम करने में। ये चीज एक मिथ है दोस्तों। ऐसा होने के लिए किसी भी खाने का जो थर्मिक इफेक्ट है वो 100% से ज्यादा होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा होता नहीं है।
जो हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट पॉसिबल है वो 30% के अराउंड होता है, जो कि प्रोटीन्स का होता है आमतौर पर। इसका मतलब है कि अगर आप 100 कैलोरी प्रोटीन खा रहे हो, 30 कैलोरीज तो खर्च हो जा रही हैं उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, और सिर्फ 70 कैलोरीज आपकी बॉडी एक्चुअली में गेन कर रही है। अब ज्यादा यहाँ मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर खाने का थर्मिक इफेक्ट निकालो उसे खाने से पहले, बस मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाह रहा था कि आप समझ पाओ कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं वेट लॉस की। बहुत से लोगों को ये सुनकर लगेगा कि एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत, बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बस उससे कम कैलोरीज खा लो तो आपका वेट लॉस वैसे ही हो जाएगा। थियोरेटिकली ये चीज सही है, लेकिन प्रैक्टिकली काफी खतरनाक है। बिना एक्सरसाइज किए बीएमआर से कम खाने का मतलब है कि आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है, आपको ज्यादा थकान होगी, आप ज्यादा इरिटेबल बन जाओगे, पढ़ाई और काम में ध्यान लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पता है कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है ह्यूमन बॉडी में? हमारा दिमाग। ह्यूमन बॉडी की एनर्जी यूजेज का ऑलमोस्ट 20% ह्यूमन ब्रेन कंज्यूम करता है। बॉडी के लिए सेल्फ कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि खाना कम कर देंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, मूड उनका बुरी तरीके से खराब हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए डाइटिंग पे जाएंगे लेकिन उसके एकदम बाद बिंज करने लग जाएंगे और उनकी डाइट फेल रहेगी। इसलिए हमारा मकसद यहाँ पर वेट लॉस नहीं बल्कि हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए, और हेल्दी वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इनफैक्ट 4 मेन चीजें बहुत जरूरी हैं: डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस फ्री रखना अपने आप को। आखिरी 2 पॉइंट्स काफी ऑब्वियस हैं, लेकिन अगर आपको इनमें प्रॉब्लम हो रही है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने में और अपनी 8 घंटे की नींद रोज पूरी करने में, तो इसका मतलब है कि आप अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में आपको जरूरत है अपनी जिंदगी में सही टाइम मैनेजमेंट की। यही चीज आपको सिखाने के लिए मैंने एक पूरा कोर्स बनाया है टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पर। ये वाला खास बात यह कि इस कोर्स में मैं हैप्पीनेस पे बहुत फोकस करता हूँ। रोज सुबह 5 बजे उठना, दिन में 12-12 घंटे तक काम करना, मैं इस हसल कल्चर टाइप के एडवाइस के सख्त खिलाफ हूं। इसलिए जो मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स है ये ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन भी बढ़ाएगा। जो स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स मैं आपको इस कोर्स में सिखाता हूं उनका मैं अपनी जिंदगी में खुद इस्तेमाल करता हूं, जिसकी मदद से मैं दुनिया घूमते घूमते आपको रेगुलरली ये वीडियोस लाकर दे सकता हूं। अभी तक जिन भी लोगों ने कोर्स लिया है उन्हें ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग लगा है। स्क्रीन पर आप रिव्यूज देख सकते हैं लोगों के, और आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि आप एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अपनी जिंदगी में इसे लेने के बाद। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए lose40 LOSE 40% ऑफ पाने के लिए इस कोर्स पर। आप में से पहले 400 लोगों के लिए ये है। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस QR कोड को भी स्कैन करके कोर्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ज्वाइन करते वक्त बस एक चीज का ध्यान रखना, पूरा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं और डाइट कंट्रोल के पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। कभी आपको ऐसी फीलिंग आई है दोस्तों कि आपने पूरा का पूरा एक चॉकलेट बार खा लिया लेकिन फिर भी आपको भूख लगे जा रही है? कई चीजों को खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट भरा नहीं है। इसके पीछे कारण है सेटाइटी इंडेक्स। बात कुछ ऐसी है कि कुछ टाइप का खाना ऐसा होता है जिसे खाकर पेट ज्यादा भरा हुआ फील करता है, और कुछ टाइप का खाना ऐसा नहीं होता। साल 1995 में कुछ रिसर्चर्स ने 240 कैलोरी की सर्विंग टेस्ट करी 38 अलग अलग प्रकार के खानों की। इन्होंने पाया कि बॉइल्ड पोटैटोस, आलूओं का सबसे ज्यादा सेटाइटी इंडेक्स होता है। 323 का स्कोर दिया गया था आलू को। कुछ और चीजें हैं जैसे कि पल्सेस, हाई फाइबर फूड्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, नट्स, इन चीजों का भी ये इंडेक्स काफी ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब ये है कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज अगर आप हाई सेटाइटी वाले फूड आइटम्स खाओगे तो आपका पेट ज्यादा भरा हुआ फील होगा, आपको भूख कम लगेगी, इवन दो नंबर ऑफ कैलोरीज सेम है। अब इसे सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि चलो फिर मैं पूरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में सिर्फ बॉइल्ड आलू खा लेता हूँ ताकि कम से कम कैलोरीज हो सके दिन में और सबसे ज्यादा पेट भरा हुआ लगे, तो सिर्फ आलू ही खाते रहता हूं मैं। लेकिन एक बार फिर से ये गलत अप्रोच होगा। थोड़ी बहुत चीजें ट्वीक करना इधर उधर सही रहता है, लेकिन ओवरऑल बॉडी को एक न्यूट्रिशियस डाइट की जरूरत होती है। आपका मकसद है यहाँ पर हेल्दी वेट लॉस, यानी आपको मसल लूज नहीं करनी, आपको अपनी हेल्थ लूज नहीं करनी, सिर्फ वजन लूज करना है। 6 अलग अलग प्रकार के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जरूरत बॉडी को होती है ऑप्टिमल फंक्शन के लिए: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। तो जब आप एक हेल्दी वेट लॉस डाइट पर होते हो आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर की तो जरूरत होगी ही होगी। अब सवाल आता है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इनका क्या? कई लोग अलग अलग प्रकार की लो फैट लो कार्ब डाइट सजेस्ट करते रहते हैं, तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का शॉर्ट्स में कार्ब्स कहा जाए, इनका क्या रिलेशन है वेट लॉस के साथ? कार्ब्स से निकलने वाली शुगर बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का।
अगर बॉडी उस एनर्जी को इमीडिएटली यूज नहीं करती तो कार्ब से आने वाली इस एनर्जी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है लिवर में और मसल्स में। अगर कोई इंसान उससे ज्यादा कार्ब्स खाता है जितनी उसकी बॉडी को जरूरत है तो बॉडी उन कार्ब्स को कन्वर्ट कर देती है फैट सेल्स में और फैट के तौर पर स्टोर किया जाता है उससे। अगर इस एनर्जी को बाद में भी नहीं यूज किया गया तो ये एनर्जी फैट सेल्स के फॉर्म में बनी रहती है और इससे वजन बढ़ता है। तो ये सुनकर आपको लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये गलत कंक्लूजन होगा। कीटो डाइट यानी लो कार्ब डाइट के जो फैंस हैं यहाँ पर, उन्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन 2017 में एक मेटा एनालिसिस करी गई थी 32 कंट्रोल्ड फीडिंग स्टडीज की। इन्होंने प्रोटीन और कैलोरीज की मात्रा को सेम रखा और ये देखा कि हाई कार्ब डाइट बेटर है या फिर लो कार्ब डाइट। और इस रिसर्च ने पाया कि वेट लॉस में कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे आप हाई कार्ब डाइट खाओ चाहे लो कार्ब डाइट खाओ। वेट लॉस अल्टीमेटली सिर्फ कैलोरी डेफिसिट पर काम करता है, वही कैलोरी का जो बैंक बैलेंस मैंने शुरू में समझाया था। 2012 में स्वीडन की यूनिवर्सिटी में एक और स्टडी करी गई थी ये कंपेयर करने के लिए कि लो फैट डाइट बेटर है या फिर लो कार्ब डाइट बेटर है। 2 साल तक इस स्टडी ने लोगों को मॉनिटर किया और सेम कंक्लूजन इस स्टडी का भी आया। वेट लॉस का इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ लोग हाई प्रोटीन डाइट पर भी चले जाते हैं वेट लूज करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के मन में परसेप्शन होता है कि फैट्स या कार्ब्स खाएंगे तो वो हमारे फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉडी में वजन बढ़ेगा, लेकिन अगर प्रोटीन खाएंगे तो उससे सिर्फ मसल्स बढ़ेंगे। ये बात सच है कि प्रोटीन का यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है मसल बिल्डिंग के लिए और मसल रिपेयरिंग के लिए। तो अगर आप ज्यादा वेट ट्रेनिंग करते हो, ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, रेसलिंग करते हो तो नेचुरली आपको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप पूरे दिन सोफा पर बैठे रहते हो, हिलते नहीं हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप जो एक्सेस प्रोटीन खा रहे हो वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ लोग इस वीडियो को देखकर कहेंगे कि लेकिन मैंने तो लो कार्ब डाइट करी थी और मैंने वेट लूज होते हुए देखा तो मेरे लिए तो काम करती है। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बॉडी को सडनली कार्ब से डिप्राइव कर दिया जाता है तो आपकी बॉडी वाटर वेट लूज कर जाती है। ग्लाइकोजन स्टोर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन करने में मदद करते हैं। तो एक हफ्ते तक अगर आप कीटो डाइट पर गए तो आप 1-2 किलो वजन लूज कर जाओगे फॉर श्योर, और वो इसलिए होगा क्योंकि आपकी बॉडी का वाटर वेट निकल गया है। जैसे ही आप दोबारा से कार्ब्स खाने लगोगे वो वाटर वेट वापस आ जाएगा। डॉक्टर सारा साइडलमैन और उनकी टीम ऑफ रिसर्चर्स ने 6 साल तक एक स्टडी करी थी 15,400 लोगों पर। इसे फेमस लैंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल में पब्लिश किया गया था और इसमें देखा गया उन लोगों को जो लो कार्ब डाइट पर हैं लेकिन ज्यादा एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं। इस स्टडी ने पाया कि ये डाइट एक्चुअली में लाइफ स्पैन को कम कर सकती है। लो कार्ब डाइट को जब प्लांट प्रोटीन और फैट से रिप्लेस किया जाएगा तो वो वहां पर बेनिफिशियल पाएगा। इसकी बात वैसे मैंने वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ह्यूमन वाले वीडियो में भी करी थी कि लाइफ स्पैन को ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए क्या चीजें करी जानी चाहिए। अच्छा, अब अगर लो कार्ब जाना ही है तो कितना लो कार्ब जाना चाहिए? इस स्टडी ने देखा कि अगर 40% से कम टोटल एनर्जी कार्ब से आ रही है या फिर 70% से ज्यादा टोटल एनर्जी कार्ब से आ रही है, दोनों में ही हेल्थ को एक हायर रिस्क है। मतलब ये हुआ कि जो चीज हमें स्कूल में सिखाई जाती थी वो बहुत जरूरी है यहाँ पर, एक बैलेंस्ड डाइट। हेल्दी वेट लॉस करते वक्त आपको कार्ब्स को पूरी तरीके से हटाने की जरूरत नहीं है अपनी डाइट से, बल्कि हेल्दी कार्ब्स खाने की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स इज द फूड फॉर द ब्रेन। अगर आप कार्ब बंद करेंगे तो आपका दिमाग खराब हो सकता है। एग्रेशन, डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंजाइटी, ट्रेपिडेशन, ये सब इसके हिस्से हैं। हेल्दी कार्ब्स क्या होते हैं? जिन्हें बॉडी धीरे से अब्सॉर्ब करती है, जिनसे ब्लड शुगर लेवल ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता और जो बॉडी को एक स्टेडी सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं। इसके एग्जाम्पल हुए होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और स्टार्ची वेजिटेबल्स। और अब आते हैं हम दोस्तों फैट्स पर। फैट सुनकर ऐसा लगेगा कि फैट खाने से फैट हो जाओगे, लेकिन ये फैट न्यूट्रिएंट जो होता है ये भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और इसकी जरूरत भी बॉडी को होती है। कई सारे विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, तो फैट्स की जरूरत होती है इन विटामिन को ऑब्जॉर्व करने के लिए बॉडी में। इसके अलावा फैट्स की जरूरत होती है हार्मोनल बैलेंस के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंसानों का ब्रेन भी 60% फैट से बना है और यही एडवाइस पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने भी दिया था। ये जो ट्रेंड है लो फैट डाइट खाने का, इसके खिलाफ इन्होंने बोला था। इन्होंने कहा कि फैट्स आपको फैट नहीं बनाते, बल्कि ज्यादा फैट खाना और गलत प्रकार का फैट खाना आपको फैट बनाता है। तो इसलिए एक हेल्दी वेट लॉस डाइट बैलेंस डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों मौजूद हों।
अगला सवाल ये कि कितना परसेंटेज किसका होना चाहिए, सही हेल्दी प्रोपोर्शन क्या है। इसको लेकर एक रेंज एग्जिस्ट करती है जिसे कहा जाता है एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस, AMDR। इसके अनुसार करीब 45 to 65% आपकी डेली कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 20 to 35% के बीच कैलोरीज आपकी फैट से आनी चाहिए और 10 to 35% कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए। इस रेंज में एग्जैक्टली कौन सी परसेंटेज पे आपको होना चाहिए ये आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल चॉइसेस पर डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है, आप कितनी मसल गेन करना चाह रहे हैं, आप डायबिटिक हैं, किस तरीके का खाना आप प्रेफर करते हैं, तो इन चीजों को लेकर आप एक प्रोफेशनल डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं और अपना एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना एक अच्छा आइडिया होगा। अगर आपको नहीं करना किसी डाइटिशियन को कंसल्ट, तो एक आम इंसान के लिए जिसे कोई और हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, मोटे मोटे तौर पर इस रेंज में रहना अच्छा रहेगा। तो अगला सवाल अब आप पूछोगे, यार मोटे मोटे तौर पर इस रेंज में कैसे रहा जाए, क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए। आइए पॉइंट बाय पॉइंट इस चीज को भी क्लियर करते हैं। क्या आपको खाना चाहिए? आपको होल ग्रेन्स खाने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। आटे और चावल के अलावा आपको अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स खाने चाहिए, जैसे कि मक्की, ओट्स, बार्ले, रागी, बकवीट, कुट्टू, अमरांत जिसे चौलाई भी कहा जाता है, या बाजरा। इनसे बनी रोटी खाइए या फिर इन्हें दलिये में खाइए। इसके अलावा आपको खाने चाहिए लेग्यूम्स जैसे कि चना या फिर लेंटिल्स, अलग अलग प्रकार की दाल। ये सब अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का और इनमें फाइबर और प्रोटीन भी होता है। फिर आप फोकस कीजिए बाकी और हेल्दी खाने पर, जैसे कि फल और सब्जियां, राजमा, छोले, सोया चंक्स, चना सत्तू, फ्रूट्स, बेरीज, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, स्पाइसेस, अंडे, डेयरी आइटम्स जैसे कि दूध, दही और पनीर में हेल्दी फैट्स होते हैं, उन्हें कंट्रोल्ड अमाउंट्स में खाना चाहिए। यहाँ पर ये चीज भी मेंशन करनी जरूरी है कि बहुत से लोगों को लगता है कि वो एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, लेकिन असलियत में उनकी डाइट बैलेंस नहीं होती। नॉर्थ इंडिया में कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो आधा कटोरी सब्जी के साथ 3-3, 4-4 रोटियां खा रहे हैं। ये सही प्रपोर्शन नहीं है। कई सारे लोग एक्चुअली में अनजाने में अपने घर के खाने में भी ज्यादा रोटियां खाते हैं, ज्यादा ही प्रपोर्शन खाते हैं कार्ब्स की। उन्हें सब्जी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। मतलब पानी ज्यादा पीना चाहिए और क्या क्या चीजें? पानी पीना चाहिए, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए। ग्रीन इज वेरी गुड फॉर द बॉडी, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं बहुत सब्जी खाती हूँ। सब्जी की क्वांटिटी खरीदने में कंजूसी मत किया करो, और दूसरी चीज सब्जी वाले से बार्गेनिंग मत किया करो। गरीब आदमी से जबरदस्ती 5-10 रुपए बचा लोगे तो कोई महल नहीं बना लोगे। पैसे बचाने हैं तो उस 150 रुपए के बर्गर में बचाओ, 400 रुपए के पिज्जा में बचाओ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स का जिनका आप इस्तेमाल करते हो, हर महीने हजारों रुपए खर्च कर देते हो, वहां से रुपए बचाओ। मैं तो कहूंगा सारी फूड डिलीवरी एप्स पर रिलाई करना पूरी तरीके से बंद कर दो और उस पैसे का इस्तेमाल करो नट्स खरीदने में, सीड्स खरीदने में, फल और बाकी और हेल्दी खाना खरीदने में। अगर आपको खाना नहीं बनाना, आलसी हो, खाना नहीं बनाना चाहते, तो किसी को हायर कर लो, किसी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी वहां पर और आप यहाँ हेल्दी टेस्टी खाना खा भी पाओगे। अब बात करते हैं क्या आपको नहीं खाना चाहिए एक हेल्दी वेट लॉस डाइट में। सबसे पहली चीज मैदा जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल्स में अनहेल्दी स्पाइक्स देखने को मिलते हैं इसकी वजह से। और अगर आप बहुत सारी मैदा की चीजें खाओगे तो 1-2 घंटे बाद खाना खाने के आपको दोबारा से भूख लगनी चालू हो जाएगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स बड़ी तेजी से ड्रॉप हो जाते हैं इन चीजों को खाने के बाद। दूसरी प्रॉब्लम मैदा में यह है कि इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है। इससे आपकी आर्टरीज क्लॉग हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको भूख ज्यादा लगती है, आपकी स्वीट्स खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। दूसरा, चीनी खानी बंद करो। रिफाइंड शुगर के साथ भी यही प्रॉब्लम है, जिसे एडिड शुगर भी कहा जाता है। मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये एडिड शुगर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि आइसक्रीम्स, कैंडीज, बिस्किट्स, इन सब में भी होती है। तीसरी चीज, बैड फैट्स खाना बंद करो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फैट्स 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे फैट्स और बुरे फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। ये अच्छे फैट्स हमें मिलते हैं प्लांट सोर्सेज से, जैसे कि पीनट्स, ऑलिव ऑयल, पंपकिन सीड्स, सेसमी सीड्स, आलमंड्स, पिस्ताचियोज, वॉलनट्स, सनफ्लावर ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल। दूसरी तरफ सैचुरेटेड फैट्स की बहुत कम मात्रा में हमें जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ ज्यादा ही सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं। ये मौजूद होते हैं बटर में, रॉ कोकोनट ऑयल में या देसी घी में। कई सालों तक आप इन सैचुरेटेड फैट्स को ज्यादा खाते रहोगे तो इनसे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। पाम ऑयल में भी सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि ज्यादातर पैकेज्ड खाने में मौजूद होता है इंडिया में। और इसके बाद आते हैं ट्रांस फैट्स, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक है। ये ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं रिफाइंड ऑयल में, जो कि यूजुअली बाहर का खाना होता है। फ्राइड खाना, फ्राइड चिकन, फ्राइड मोमोज, फ्राइड डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज,
इंडियन स्ट्रीट फूड भी जो होता है, गोलगप्पे, समोसे, इन सब में भी ट्रांस फैट की हाई वैल्यू है क्योंकि ये सब डीप फ्राइड चीजें हैं। डीप फ्राइड चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब कुछ लोग ये सब एडवाइस सुनकर कहते हैं दोस्तों कि मैं फियर मॉन्गरिंग कर रहा हूँ। एक और चैनल है यहाँ पर फूड फार्मर नाम से, वो भी बड़े अच्छे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता है। उसको लेकर भी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ज्यादा फियर मॉन्गरिंग करी जा रही है कि ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ। फियर मॉन्गरिंग का यहाँ पर मतलब होता है कि डर फैलाना किसी अननेसेसरी चीज को लेकर। लेकिन यहाँ पर बात यह है दोस्तों कि एक्चुअली में ये चीजें काफी खतरनाक है। ज्यादातर पैकेज्ड खाना जितना हो सके आपको उतना अवॉइड करना चाहिए। जो फैक्ट्री में बने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं उनमें सारी गलत चीजें डली होती हैं। मैदा, एडिड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल फूड कलर्स, हार्मफुल प्रेजर्वेटिव्स। आइए पहले देखते हैं कि मैदा किन किन खाने की चीजों में डली होती है। बिस्किट्स, रस्क, मठरी, चकली, नमक पारे, फैन पफ, समोसा, कचौड़ी, पाव भाजी, वड़ा पाव, आलू पैटी, हॉट डॉग, भटूरे, कुलचा, तंदूरी रोटी, नान, मालाबार पराठा, पिज्जा, डोनट्स, चाउमीन, स्प्रिंग रोल्स, मोमोज, जलेबी, घेवर, गुलाब जामुन, पैनकेक्स, मफिन्स, केक्स, सैंडविच। इनफैक्ट आपके फेवरेट तंदूरी मसाला छाप में भी 40% मैदा होती है। और ये बाकी और खराब चीजें किन खाने के आइटम्स में होती हैं? बैड ऑयल, जो डीप फ्राइड चीजें हैं, भटूरे, समोसे, कचौड़ी, मोमोज, इन सब के तो एग्जांपल्स बता ही दिए। एडिड शुगर, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कैंडीज, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, सीरियल्स, पैकेज जूस, इवन जो एक्सपेंसिव बिस्किट्स होते हैं जिन्हें हाई फाइबर मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव के नाम से बेचा जाता है, उनमें भी मैदा, शुगर, पाम ऑयल, रेजिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, ये सब डले होते हैं। ज्यादातर लोग ये सारी चीजें डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। मैं आपको एक 30-डे चैलेंज देना चाहूंगा। ये 4 चीजें जिनमें डली हैं उन्हें खाना बंद कर दो। मैदा, एडिड शुगर, खराब ऑयल, ये ट्रांस फैट्स और पैकेज्ड खाना। 30 दिन तक इन चीजों को मत खाओ और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे आप खुद महसूस करोगे 30 दिन के बाद कि कितना हेल्दी फील हो रहा है आपको। बॉडी में ज्यादा एनर्जी आएगी, काम और पढ़ाई पर ज्यादा आसानी से कंसंट्रेट कर पाओगे। आप शायद सोचोगे कि छोड़ा क्या मैंने, फिर खाने के लिए बचा क्या इन सब चीजों के अलावा। इस गलत फहमी में मत होइए क्योंकि बहुत सारी चीजें बची हैं खाने की इन चीजों के अलावा। रोटी सब्जी जिसमें बहुत कम घी या बटर डला हो, इडली, उपमा, पोहा, ढोकला, ऑमलेट, मूंग दाल चीला, डोसा, उत्तपम जो बहुत कम बटर में बना हो, दूध, दही, लस्सी, बॉइल्ड अंडे, नेचुरल फ्रूट जूस, चीकू शेक, अंजीर शेक, मीसी रोटी, तवा पराठा, रायता, बटर मिल्क, जीरा राइस, बिरयानी, हरा भरा केबाब, मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, ये चीजें देसी घी, बटर या ऑलिव ऑयल में बनी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप इस तरीके की चीजें ज्यादा खाने लगोगे और उस तरीके की चीजें कम खाने लगोगे, आप खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस करोगे कि आपके टेस्ट बड्स बदलने लग गए। आप उस खराब खाने को क्रेव करना ही बंद कर दोगे। ये मेरे साथ बहुत होता है, मुझे कभी भी पैकेज्ड खाना खाने का मन ही नहीं करता। आपको क्रेविंग होगी फ्रेश फ्रूट्स खाने की, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने की। अगर आपको ये सारा फ्रेश खाना खाने की आदत हो ही नहीं है अभी, तो शुरुआत आप कर सकते हो अपने फेवरेट फ्रूट या वेजिटेबल से। इसके अलावा खाना खाते वक्त आप पोर्शन कंट्रोल करना सीखिए। खाना खाने से पहले हमेशा 1 गिलास पानी पी लो ताकि कम खाने की जरूरत पड़े। छोटी प्लेट्स में खाओ, छोटी चमचों के साथ खाओ, धीरे धीरे खाओ। इतना मत खाओ कि पेट 100% फुल हो जाए, 80% फुल तक ही खाओ। इसकी बात भी मैंने वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ह्यूमन वाले वीडियो में करी थी, कैसे जापान में लोगों की फिलॉसफी है 80% खाना खाने की। जब आप सब्जियों की ज्यादा मात्रा खाओगे जिनमें फाइबर ज्यादा होता है और वॉल्यूम ज्यादा होती है, तो आपको भूख कम लगेगी, पेट में जगह कम होगी और कैलोरीज कम कंज्यूम होंगी। अब ये सब तो हो गया खाने के बारे में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला स्टैमिना या कार्डियो एक्सरसाइजेस, जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए जरूरी है। ये हो गया जैसे कि स्विमिंग करना, तेज भागना या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, वो एक्सरसाइजेस जिनमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है। दूसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। इसमें आ गई आपकी सूर्य नमस्कार, योगा टाइप की एक्सरसाइजेस। और तीसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो आपकी मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस के लिए जरूरी होती है। ये हो गई हैवी वेट्स करना, जिम जाना, पुशअप्स करना, स्क्वाट्स, प्लैंक्स जैसी एक्सरसाइजेस या डंबल्स उठाना। तो आइडियली तो इन तीनों तरह की एक्सरसाइजेस का एक बैलेंस होना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल में। लेकिन वेट लॉस के लिए फर्क नहीं पड़ता किस तरीके की एक्सरसाइजेस करी जा रही हैं, एज लॉन्ग एज ये एक्सरसाइजेस कैलोरीज बर्न करने में मदद कर रही हैं। कुछ एक्सरसाइजेस में ऑब्वियसली ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं बाकियों के कंपैरिजन में, जैसे कि दौड़ना हो गया, रोप स्किपिंग, बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना, स्क्वॉश। कुछ एक्सरसाइजेस में कम कैलोरीज बर्न होती हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलना, योगा करना या फिर स्ट्रेचिंग करना। तो मोटे मोटे तौर पर इस चीज का तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा कि कैलोरीज आप ज्यादा बर्न करो अगर आपको ज्यादा वेट लॉस चाहिए तो। लेकिन एक्सरसाइजेस जिस फॉर्म में आपको पसंद है आपको वो करनी चाहिए। तो आप चाहे 30 मिनट के लिए जुम्बा करो या फिर 30 मिनट के लिए रनिंग करो, आपकी मर्जी।
इसके अलावा डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट इंक्लूडेड होनी चाहिए, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा वॉक करो, साइकिल का इस्तेमाल करो। इन छोटी छोटी चीजों से एक्स्ट्रा कैलोरीज जो बर्न हो रही है एक डे में वो एड अप हो जाती है। ये याद रखना, कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर है। कुछ लोग यहाँ पर सर्च करते हैं कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है बेली फैट लूज करने के लिए, या फिर फेशियल फैट लूज करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। तो ये चीज एक बड़ी मिथ है दोस्तों। कुछ हद तक एक पर्टिकुलर मसल की टोनिंग करी जा सकती है, लेकिन स्पॉट रिडक्शन करना मोर और लेस पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर रिसर्च और स्टडीज जो करी गई हैं वो इसके खिलाफ जाती हैं। हमारी बॉडी कहाँ पर फैट स्टोर करती है और कहाँ से कैलोरीज बर्न करके कहाँ का फैट बाहर निकालती है, ये हमारी बॉडी पर डिपेंड करता है। आपका काम है एक्सरसाइज करना, आपकी बॉडी खुद डिसाइड करेगी कहाँ का फैट बर्न किया जाए। बस आप जब कंसिस्टेंटली ये करते रहोगे तो ओवरऑल एक दिन आपकी बॉडी की अच्छी शेप आ जाएगी। ये चीज एक्चुअली जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी कहाँ से फैट लूज करेगी। अच्छा, एक फाइनल पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा स्ट्रेस के बारे में। वेट गेन और स्ट्रेस में एक बड़ा लिंक मौजूद है। जब आप ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है और आपकी जो फैट और शुगर्स की क्रेविंग है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना भी जरूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ रियल लाइफ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ बताया है, लेकिन वेट लॉस के टॉपिक पर जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उस सबको समराइज कर दिया है आपके लिए। एक छोटा सा रिवाइंड कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ याद रहे। वेट लॉस के पीछे सिंपल प्रिंसिपल है कैलोरी डेफिसिट की। जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो उसे कंट्रोल करना है और जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उसे बढ़ाना है। जो कैलोरीज आप खा रहे हो वो आपकी न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट से आनी चाहिए। होल ग्रेन्स, फाइब्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स जैसी चीजें ज्यादा खाइए ताकि आपका पेट ज्यादा भरा हुआ महसूस हो, आपको भूख कम लगे। मैदा, व्हाइट शुगर, बैड ऑयल्स और पैकेज्ड खाने को अवॉइड कीजिए ताकि आपकी खाने की क्रेविंग कम हो सके और आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पर फोकस कर सके। डेली अपनी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से मूव करिए और एक्सरसाइजेस को एक रेगुलर रूटीन बनाइए। कार्डियो एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। रोज 7 से 9 घंटे की नींद जरूर पूरी लीजिए और स्ट्रेस को दूर रखिए अपनी जिंदगी से। और ये भी याद रखिए कि स्पॉट रिडक्शन काम नहीं करता है और हेल्दी होने का मतलब किसी ब्यूटी स्टैंडर्ड को फिट करना नहीं है। और इन चीजों से बनता है दोस्तों एक परफेक्ट प्लान हेल्दी वेट लॉस का। अगर आप इस प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए आपका क्या गोल है और 1 महीने बाद इस 30 डे चैलेंज को पूरा करने के बताना आप कमेंट्स में लिखकर ही कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन देखा आपने। अपनी जिंदगी में टाइम को मैनेज करने के लिए कोर्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला जरूर पसंद आएगा आपको। इसमें मैंने बात करी है ब्लू जोन्स की, वो जगहें दुनिया भर में जहां पर लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। क्या राज है उनकी हेल्थ के पीछे, यहाँ बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। Healthy kidneys are essential for maintaining normal blood pressure. Each kidney has thousands of blood vessels responsible for filtering large amounts of blood. Over time, high blood pressure can cause these vessels to narrow, weaken, or harden. This damage then prevents the vessels from delivering enough blood to the kidney's nephrons, which keep the body's fluids and nutrients in balance. Each nephron receives its blood supply through the glomerulus, a ball of tiny filtering vessels. When the glomerulus loses its blood supply, then the filtering process slows down. This leads to a buildup of toxins in the blood, while important nutrients like protein are lost in the urine. This is the start of a vicious cycle in which blood pressure becomes harder to control and kidneys become more damaged and eventually stop working completely. This process occurs over the course of several years, but can be prevented with proper care. For more information, please visit kidney.org. Peace. Welcome to the RCB Insider Show. As you know, on this show there is zero sleaze, only peace. Today with me, a very old friend of mine, Virat. क्या है? Virat, many people have this question. Are you friends with me because I'm a common man and not a commentator? See, Virat, I want to talk about a friend of yours. Not my friend, but your friend.
He said a lot of nice things about you. Sunil. Oh. Chitri. Yeah, he's a really dear friend. And he's announced his retirement today. yeah. My God. He actually messaged me as well, informing me that he's going to do it. But I would say that he just felt like he's at peace with the decision. Peace with the decision. Yeah. So, Peace is important. yeah, very important. I've become really close with him over the years, and I wish him nothing but the best. He's a lovely, lovely guy. ये दोस्ती हम यहीं तोड़ेंगे. No. Virat, congratulations on becoming father. Thank you. How is the Papu? Who? Papu. What's Papu? Papu's baby. Baby's good, healthy, everything's fine. Thank you. So, one for IPL, one for WPL. क्या बोलता है यार ये? Our daughter's picked up a bat here and she's really enjoying swinging the bat. Oh, that's cute. But yeah, I'm not sure. Let's see. It's their choice at the end of the day. No, ये fighting हम यहीं तोड़ेंगे. Make a peace, not a war. Then continue the song. Guess who this cake is for? So what I want to ask you is, going forward for the fans, what can they expect? The month of May has been very good. April, I thought they were gonna go into a very dark place in May. Thank God there was light. Yes, we Thank found God. a ray of sunlight, and we're glad that we have made the fans happy again. Ashte na? Ashte sir. सही है यार. Now delivering in 10 minutes. What's that? You're having a Heat boil. heat boil on the leg. You wanna burst one? Let me burst your heat boil. No, stay away from my heat boil. I'll get infection. Oh, me or you? Okay, Virat, see, 10 years. I thought we will just cut a video of our moments and show it to you and tell me what you think. Show me. Let's get the moments. Let's talk about your relationship with me. Yes. Yeah. What do you think about you and me? I think we make a great pair. Peace. I love peace. We got each other wet. That was so much fun. And not under the Virat. So now the team is in my control. Today I'm going to make a peace along with Virat and AB. He's my brother. No more war. Peace. Only peace. There's a peace. Only peace, man. I think this was you. I think you scored some 5 or 6 centuries. I think. All because of you. Lucky charm. Hey. I think you're living in a fool's paradise. That's my apartment's name. क्या आदमी है यार ये? Yes, that's it. Game over. Hey, give cake, man. Oh, sorry. Thanks, my brother. It was nice meeting you. No, but I'm. Are you coming back next year? नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर एंड डायरेक्टर किडनी क्लिनिक। आज हम डिस्कस करेंगे डाइट फॉर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। तो जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं उसमें डाइट सबसे मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट रहता है। मेरा पिछले 5000 किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स का ये एक्सपीरियंस है और उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो ट्रांसप्लांट पेशेंट होता है वो एक जर्नी से गुजरता है। वो एक पहले उसको किडनी की डिजीज़ होती है, फिर वो डायलिसिस पे आता है, फिर ट्रांसप्लांट होता है। तो ऐसी स्टेज में बहुत डरा हुआ होता है और हमारा ये एक्सपीरियंस है कि बहुत ही
ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर देते हैं। कई पेशेंट्स आते हैं, वो मेरे पास ट्रांसप्लांट के महीनों बाद आते हैं, वो उबला हुआ खाना खा रहे होते हैं, डिस्लरी का वाटर पी रहे होते हैं, तो हमें उनको ये बताने में काफ़ी कठिनाई होती है कि अब आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, आप एक नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर हैं। तो क्या है वो प्रिकॉशंस? तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो पीरियड है हम डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट मंथ पोस्ट ट्रांसप्लांट और उसके बाद वाला। जो तो पहला महीना ट्रांसप्लांट के बाद वाला पीरियड है, उसमें क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन ज़्यादा होता है तो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, मेनली इन्फेक्शन के तौर पे। तो क्या क्या आप कर सकते हैं? एक तो पहले हम डिस्कस करेंगे पानी का। जनरली हम जब पेशेंट को 7वें 8वें दिन डिस्चार्ज करते हैं तो हम उसको 2.5 से 3 लीटर पानी अलाउ करते हैं, और ये पानी आप उबला हुआ बॉइल्ड वाटर भी ले सकते हैं, और या फिर आप के घर में अगर RO लगा है या एक्वागार्ड लगा है तो, क्योंकि इन्फेक्शन का हमने ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई लोग 5-5 लीटर पानी पी रहे होते हैं, 6-6 लीटर पानी पी रहे होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो डर के ट्रांसप्लांट से पहले से 1-1.5 लीटर पानी होता है उतने पे ही होते हैं। तो कम से कम 2.5 लीटर पानी पिए, 2.5 से 3 लीटर, और टाइम टू टाइम ये वेरी करता है। और जनरली 1 मंथ के बाद हम कहते हैं जितनी आपको प्यास लग रही है उतना पानी पी लें, लेकिन हाँ, फर्स्ट मंथ में 2.5 लीटर पानी पीना जरूरी है। अब बाकी प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी डाइट में, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ट्रांसप्लांट के बाद जो हम दवाइयाँ देते हैं उनसे निश्चय भूख बढ़ती है, और कुछ दवाइयों से जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो बाकी लोग खाना खा रहे हैं वैसे ही खाना खाएं। प्रोटीन्स पे बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। हाँ, डायलिसिस वाले फेज पे हम कुछ ज़्यादा प्रोटीन्स बोलते हैं, हम कह देते हैं नॉर्मल, यानी 1 ग्राम पर kg। और सिंपल वर्ड्स में जो बाकी लोग घर का खाना खा रहे हैं आप भी उसी तरह से खा सकते हैं। फैट्स पे डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा, क्योंकि जितनी हमारी ट्रांसप्लांट की मेडिसिन होती हैं उससे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का क्षमता रहती है, और कुछ भूख भी बढ़ती है। तो अगर आप स्टेरॉइड्स पे होते हैं तो इससे भूख ज़्यादा लगेगी, और अगर आपकी बॉडी में फैट्स का प्रोपोर्शन यानी ऑयल्स का ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली मोटापा बढ़ता है। तो एक सीमित मात्रा में लें, तली हुई चीज़ें अवॉइड करें, अनसैचुरेटेड फैट्स यानी तेलों का इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल्स में कोई भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर इंडियन कुकिंग, कोकोनट ऑयल जो लोग करते हैं वो, मस्टर्ड ऑयल भी है, और सरसों का तेल यानी मूंगफली का तेल जो है, ये सब ऑयल्स आप बाय रोटेशन यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको केवल ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। ऑलिव ऑयल जो है इंडियन डाइट के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम लोग डीप फ्राइड चीज़ें लेते हैं और फ्राइंग ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आप सैलड्स खा रहे हैं तो उसके लिए ठीक है। अब आ जाते हैं विटामिन और मिनरल्स पे। कुछ पहले 6 महीने डेफिनेटली आपकी मेडिसिन इतनी चल रही हैं तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स, विटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। इसलिए जो चीज़ों में ये पदार्थ हैं वो ज़्यादा आप लें, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। बोन्स, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन होती हैं उससे बोन्स कुछ वीक होती हैं, कुछ पुरानी भी किडनी फेलियर के दौरान बोन्स वीक चल रही हैं, तो कैल्शियम इंटेक अच्छा रखें, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स। प्रोटीन इंटेक अब मैंने आपको बताया 1 ग्राम पर kg रखें। सैलड्स एंड जो फ्रूट्स हैं इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है फर्स्ट मंथ पोस्ट ट्रांसप्लांट में। हम लोग कहते हैं कि कच्चा सामान नहीं खाएं, रॉ फ्रूट्स एंड सैलड्स आर अवॉइडेड बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन जैसे ही आपका 1 महीना पूरा हो जाए, रिस्क ऑफ दवाइयाँ कम होती हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होता है, तो आप नॉर्मल तौर से जो फ्रूट्स एंड सैलड्स खा सकते हैं। अच्छी तरह धोइए जरूर, 15 मिनट खुले पानी के अंदर धोइए, और जो फ्रूट्स छिलका जिसका छीलते हैं वो ज़्यादा डेफिनेटली उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम रहता है। जैसे कि अंगूर है, इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तो अच्छी तरह धोना ज़रूरी है। बाकी अमरूद, हर तरह का फ्रूट ले सकते हैं। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए जो डायबिटीज़ वाली प्रिकॉशंस हैं वो फ्रूट्स पे वो चालू रहेंगी, क्योंकि कुछ फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ में सेफ होते हैं, वही आप लें, यानी सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती और पाइनएप्पल। ये 5 फ्रूट्स आप फ्रीली ले सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है, या कई बार ट्रांसप्लांट के बाद भी डायबिटीज़ हो जाती है तो ये ले सकते हैं। और बाकी एक सिंपल वर्ड फॉर्मूला रखें कि जो लोग घर के
खाना बन रहा है उस पे और आप में सिर्फ एक फर्क है और वो है नमक का। वो क्यों? क्योंकि जनरली हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि 80% लोगों को ट्रांसप्लांट के बाद भी ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और कुछ ब्लड प्रेशर तो हमारी दवाइयों की वजह से होता है। तो इस वजह से नमक आप कम लें। लो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जिसमें सेंधा नमक होता है यानी रॉक सॉल्ट होता है, टाटा लाइट होता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि इससे ये ब्लड प्रेशर फ्रेंडली होते हैं। पोटेशियम की अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। तो मुख्य तौर पे ये अगर सब प्रिकॉशंस लें, बाय एंड लार्ज हम ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को कहते हैं कि योर डाइट इज सिमिलर टू द डाइट, आपके लिए अलग खाना नहीं बनना, वही खाना खा सकते हैं। और कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि सुबह का खाना वो शाम को खाएं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर में सफाई का जरूर ध्यान रखना है। और एक और सवाल होता है जब ये लोग ट्रैवल करते हैं पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, तो क्या खाएं, क्योंकि हॉस्पिटल आना है रेगुलर चेकअप के लिए टाइम टू टाइम। ट्रैवलिंग में जो उनके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि आप घर से ही खाना पैक करके ले जाएं क्योंकि घर के खाने में क्वालिटी डेफिनेटली सेफ्टी इंश्योर्ड रहती है। ब्रेड ले सकते हैं, अंडा दे सकते हैं। बाहर अगर आपको जाके खाना खाना है ट्रांसप्लांट के बाद तो ज़रूर जाएं। हाँ, पहले 3 महीने में हम आउटसाइड फूड नहीं इंकरेज करते। तो अगर बाहर जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, तो क्या प्रिकॉशंस लें? तो ऐसे में एक तो जो भी चीज़ गर्म होती है उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम रहता है। तो फ्रेश फ्रूट्स, सैलेड्स, दही, रायता, ये सब अवॉइड करें। अगर बाकी खाना है और अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं, अगर एक रेस्टोरेंट वाले आपको ऑब्लाइज कर दें तो उनसे ये कह दें कि ये जो प्लेट आ रही है इसको दोबारा हीट कर दें, यानी बॉइलिंग पे ले आएँ। जैसे पानी हम उबालते हैं उससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कोई भी सब्जी उबाल रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया रहेंगे, वायरसेस रहेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। तो अगर ये रेस्टोरेंट में आप रिक्वेस्ट कर दें तो ज़रूर। इसी तरह अगर रोटी खा रहे हैं और तंदूरी रोटी खाएंगे, डेफिनेटली तंदूर में इट इज़ एक्सपोज टू वेरी हाई डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो तंदूरी रोटी सेफ। तंदूरी आइटम्स लाइक तंदूरी पनीर, तंदूरी चिकन, ये सब सेफ है। तो अगर आप ये सब प्रिकॉशंस लें तो आप ज़रूर अपना एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं जैसे बाकी लोग घर से बाहर जाते हैं। हाँ, नमक का ख्याल जरूर रखना है। बाहर के खाने में नमक की एक प्रिकॉशन रहती है, नमक ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अचार, चटनी, पापड़, रायता, इसको बाहर थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अक्सर चल रही होती हैं। बट बाय एंड लार्ज ट्रांसप्लांट पेशेंट जिसका किडनी फंक्शन नॉर्मल चल रहा है, उसकी डाइट इज़ अ लो सॉल्ट नॉर्मल डाइट। इफ इज़ अ डायबिटिक तो एक डायबिटिक डाइट लेना होता है। थैंक यू। बाबा दीप सिंह जी